गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, दैट इज़ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हमें क्या करना है आज? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब इस टॉपिक में सिंपल सी पहले एक तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि डिटर्जेंट हमारे क्या होते हैं। एनी सब्सटेंस दैट हैविंग क्लींजिंग एक्शन इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस है जिसका वाटर में क्लींजिंग एक्शन होगा इज़ कॉल्ड इज़ डिटर्जेंट। ठीक है, जिसका भी क्लींजिंग एक्शन होगा वाटर में वो हमारा क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो डिटर्जेंट दो टाइप का हमारे पास हो गया। एक तो हमारे पास क्या होगा? सोपी, और दूसरा नॉन सोपी। सोपी जो डिटर्जेंट है उसमें हमारा क्या आ जाएगा? सोप। और नॉन सोपी में हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हमारे पास होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, या फिर सिंपली जो हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट जो बोलते हैं। ठीक है, तो सोप भी क्या है? एक काइंड ऑफ डिटर्जेंट। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो सोपी डिटर्जेंट है उसको हम सोप बोल देते हैं। नॉन सोपी अगर है तो उसको सिंथेटिक डिटर्जेंट या सिंपली डिटर्जेंट बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है? सोप के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सोप हमारे पास क्या होती है? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हमारे पास मतलब जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है? फैटी एसिड्स। ठीक है, इनका सिंपली हमें क्या करना है? कोई भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होगा वो ही क्या होता है? हमारा सोप होता है। यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली 15 to 18 कार्बन होते हैं। 15 to 18 कार्बन लॉन्ग चेन होती है। ज़्यादा भी हो सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यूजुअली जो होता है हमारे पास वो ये होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, मान लो हमारे पास क्या है? C15H31COH। ये हमारे पास क्या होता है? पार्मेटिक एसिड। उसके बाद हमारे पास होता है C17H35COH। ये हमारे पास होता है स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास होता है C17H33COH। दिस इज ऑलिक एसिड। एंड C17H31COH, ये हमारे पास क्या हो गया? लाइनोलेइक एसिड। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। इनके अगर क्या हो जाए हमारे पास? सोडियम सॉल्ट हो जाए। जैसे एक का हम देख लेते हैं, अगर पार्मेटिक एसिड है इसका हम सोडियम सॉल्ट ले लें, C15H31COO, एन, ये क्या होगा? पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। लेकिन जब भी अगर तुम फॉर्मूले लिखते हो नोटबुक में लिखोगे, हम यूजुअली ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा, दिस इज एन पॉजिटिव, वो गलत हो गया था। ठीक है, तो चार्ज हमारा अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे है, लेकिन हम दिखाते नहीं है यूजुअली। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ पार्मेटिक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम पार्मेटेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? तो सोप सिंपली क्या है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सोप कैसे होती है? प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो प्रिपरेशन के लिए देखो क्या होता है, मतलब हमें क्या करना है? किसी भी तरह इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है। तो सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले एक बार देख लेते हैं क्या होता है कि सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। ये क्या होते हैं? एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरली अकरिंग
क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एस्टर्स किससे बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो ये जो हमारे पास एनिमल फैटी या वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग एस्टर होते हैं। किस किस के? एसिड कौन सा होगा? जो हमारी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो। और अल्कोहल कौन सा होगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मैंने तुम्हें अल्कोहल के टाइम भी बताया था। ग्लिसरॉल का क्या होता है स्ट्रक्चर? जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हमारे पास ग्लिसरॉल। तो इसके और लॉन्ग चेन फैटी एसिड के जो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके हमारा क्या बना होगा? एस्टर बना होगा। तो अगर अब वो एस्टर देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा? पामिटिक एसिड ले लेते हैं और उसका हमने एस्टर बनाया है ग्लिसरॉल के साथ। तो देखो क्या होगा स्ट्रक्चर अगर हम उस एस्टर का देखें तो C15H31 COO CH2 CH, and this will be C15H31, this will be C15H31 COO CH2। ये हमारे पास क्या हो गया? देखो इस साइड हमारे पास अल्कोहल और इस साइड क्या है? एसिड था, मिलके इसने एस्टर बना लिया। ये एस्टर है हमारे पास जो कि नेचुरली अकरिंग होता है। इस एस्टर को अगर क्या कर दें हम? NaOH ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पे 3 चेन्स है तो इसलिए हमें 3NaOH लेना पड़ेगा। NaOH लेके और क्या करवा दें? थोड़ी सी हीटिंग कर दें। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर करवा देते हैं, थोड़ी सी हीटिंग करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? एस्टर्स को NaOH के साथ हीट करेंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे फिर से क्या हो जाना चाहिए? एसिड और अल्कोहल। तो एसिड का क्या हो जाएगा? अब NaOH था तो वो क्या करता है? वो उसके साथ सॉल्ट बना लेता है। तो C15H31 COO Na ये बन जाएगा और इधर हमारा क्या मिल जाएगा हमें वापस से? ग्लिसरॉल। तो अब क्या हुआ? एस्टर था, एस्टर की क्या करवा दी? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाई। क्या मिलेगा वापस से? एसिड और अल्कोहल। एसिड का क्या हुआ? सॉल्ट बन गया क्योंकि NaOH था। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा क्या है? अब ये जो मिल गया यही हमारा क्या होता है? यही सोप है। सोप का हमने क्या बोला था? जो हमारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है वही क्या होते हैं? सोप होते हैं। तो अगर हम लिखें तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग soap by the base catalyzed hydrolysis of fats and oils with, या हमने लिख ही दिया है कि बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। यही हमारे सोप फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है हमारी? कि जो हमारे पास क्या थे? फैट्स एंड ऑयल्स थे। फैट्स एंड ऑयल्स क्या थे? जो नेचुरली अकरिंग एस्टर्स थे, उनका अगर क्या करवा दे? बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस करवा दे फॉर द मेकिंग सोप, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन। सो इसमें क्या है कि देखो तुम और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक यूज़ कर सकते हो, तुम वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हमारे और यूज़ हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास है कैस्टर ऑयल है, या फिर कॉटन सीड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, और बहुत सारे जो भी हमारे नेचुरल यूजुअली वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो सब यूज़ हो सकते हैं। उनसे भी हम सोप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड तो हमारे पास क्या होता है कि हमें सिंपल एक क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो इसका क्या हो सकता है नेक्स्ट अगर हम देखें? सो प्रिपरेशन ऑफ सोप एट होम। अगर घर पे सोप बनानी तो क्या करना है? देखो, कैस्टर ऑयल लेंगे 20 ml, ठीक है, 20 ml कैस्टर ऑयल लिया। उसमें हमने क्या करा? NaOH लेंगे। NaOH कितना? 20% NaOH लेंगे 30 ml।
ये लेंगे, इन दोनों को मिला के हीट करेंगे और कॉन्टिन्यूस स्टर करेंगे। जैसे ही तुम ऐसे इसकी स्टरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाता है, सोप का ऐसे पेस्ट बन जाता है। ठीक है, पेस्ट बन जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तुमने क्या करा, कैस्टर ऑयल लिया, उसमें 20% NaOH डाला, 30 ml, हीट करा और कॉन्टिन्यूसली स्टरिंग करते रहे। तो स्टरिंग की, देखो स्टरिंग के बाद हमारा क्या हो गया, अभी हमारा सोप का फॉर्मेशन ये हो गया है। उसके बाद जब ये हो जाता है फिर हम क्या करते हैं कि सम अमाउंट ऑफ NaCl इज एडेड। थोड़ा सा हम NaCl डालते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। होता क्या है इससे कि एडिशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस solubility ऑफ सोप। सोप की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई तो मतलब क्या हो जाएगा, सोप क्या हो जाएगी, सोप सेपरेट्स आउट। तो वो क्लियरली उस सॉल्यूशन में से ऐसे सेपरेट आउट हो जाएगी एंड फ्लोट ऑन सरफेस। तो सरफेस पे फ्लोट करेगी तो क्या हो जाता है, सोप का हमारा सेपरेशन क्या हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज सॉल्टिंग आउट। ये क्या है हमारा, सॉल्टिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, हमने क्या करा, हमने NaCl ऐड कर दिया है। NaCl जैसे ही ऐड करा सोप की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और क्या हो जाता है, वो सॉल्टिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं उसे। तो हमने क्या कर लिया, ये सब करने के बाद तो सोप को तो क्या कर लेंगे, सोप कलेक्ट कर लेंगे। उसको कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्स्ड विद, भाई सोप जो होती है उसको क्या अलग अलग कलर्स में आती है, तो कलरिंग एजेंट के साथ और इसमें जो स्मेल आती है तो उसके लिए अलग अलग जो भी हमारे पास परफ्यूम होंगे उनमें, मतलब सोप कलेक्ट करने के बाद उनमें अलग अलग कलरिंग एजेंट डालेंगे, अलग स्मेल्स के लिए अलग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं और फिर हम सोप अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो करते हैं। सोप कलेक्ट करने के बाद देखो अब हमारा हुआ क्या था, यहाँ हमने देखा था सोप बन गई थी और यहाँ क्या मिला था हमें, ग्लिसरॉल। सो क्या हो जाता है कि फ्रॉम सॉल्यूशन दैट इज़ लेफ्ट, जो हमारे पास लेफ्ट जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, ग्लिसरॉल, तो उसमें से हम क्या कर लेते हैं, अपना ग्लिसरॉल इज़ कलेक्टेड। ग्लिसरॉल को कलेक्ट करके और बाकी हम जो और जो एप्लीकेशंस होते हैं ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का और कहीं यूज़ ईजिली हो सकता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है कि सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, इसमें हमें क्या देखना है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो अब इसमें समझाऊं तो मैंने क्या बनाया है, ये जो हमारे पास पार्ट होता है ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ये है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ये क्या है हमारे पास, नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर होगा और इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक अभी समझाता हूँ क्या है। ये जो हमारे पास पार्ट है ये क्या होगा, हमारा जो आयनिक पार्ट होता है लास्ट में जो CONA होता है ना, वो ये पार्ट होता है। ये क्या है, आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट है, कैसा है, पोलर है। और ये कैसा होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक। अब देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, एंड फोबिक का मतलब होता है जैसे फोबिया बोलते हैं, मतलब उस चीज़ से दूर भागना, डर जो होना, वो फोबिया होता है। सो हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर रिपेलिंग होता है। ठीक है, वाटर रिपेलिंग। एंड हाइड्रोफोबिक हमारा क्या है, वाटर लविंग। सो ये जो पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग है, मतलब जो हमारी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल।
और ये जो पार्ट है, जो पोलर पार्ट है, वो क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो होता है वाटर सॉल्युबल। एक चीज़ ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी के केस में हमेशा क्या होता है, एक लाइन बोली जाती है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है कि जो पोलर चीज़ है वो पोलर चीज़ में डिजॉल्व होगी, जो नॉन पोलर पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट में डिजॉल्व जल्दी होता है। तो जैसे अब वाटर है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है हमारा, तो पोलर वाटर है तो मतलब उसमें पोलर पार्ट हमारा डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें नॉन पोलर जो पार्ट होता है, अगर कोई हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें ये पार्ट डिजॉल्व हो जाता है। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक किसके लिए यूज़ होता है, मतलब जो सिमिलर चीज़ें होंगी, पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो ये चीज़ आई समझ में। वाटर इनसॉल्युबल, और ये क्या होगा, ये ऑयल में सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ये होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सोप मॉलिक्यूल का। अब इससे ये बात आती है कि भाई क्लीन कैसे करता है। भाई सोप का हमने सारा देख लिया, लेकिन इवेंचुअली इसका काम क्या है, क्लीनिंग करना। तो अब हमें देखना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सो देखो क्लीनिंग कैसे होती है। अब हमने वाटर लिया, ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि व्हेन soap is added इनिशियली, हमने पहले सोप ऐड करी तो क्या था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कम थी। सो एट लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मान लो ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमारे पास क्या है, इस बीकर में हमारे पास है वाटर। जैसे ही तुमने सोप को डाला तो हमने बोला था इसका क्या होता है, ये एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, दूसरा पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग। जब कॉन्सेंट्रेशन होगी कम शुरू में जब तुमने डाला, तो ये खुद को ऐसे अलाइन कर लेता है कि हमारा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो वाटर के अंदर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऐसे अलाइन कर लेगा कि वो खुद को वाटर से बाहर रखेगा। ये कब होता है, जब हमारी होगी कॉन्सेंट्रेशन लो। ठीक है, उसके बाद कैसे, जैसे जैसे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम क्या लिखेंगे, बट एट CMC। अब CMC क्या है, CMC की फुल फॉर्म है क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, अब ये क्या होती है ये अभी समझाऊंगा, माइसेल क्या होता है उसमें समझ आ जाएगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन हमारी CMC के बराबर आती है तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास सोप के मॉलिक्यूल है दे कम इनटू बल्क, ये हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बल्क में आए, बल्क में होने के बाद क्या होगा कि दे फॉर्म अ स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को माइसेल्स बोलते हैं। देखो होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास, पहले हमने ऐड करा, भाई शुरू में ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये वाटर के सरफेस पे रहते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट तो यहाँ पे वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, एक पॉइंट आएगा जब वो CMC हमारी क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन उसको क्रॉस कर जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि बल्क में आए, CMC पे पहुंचे, तब क्या हो जाएगा, ये जो सोप मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल एग्रीगेशन बना लेंगे। वो कैसे होगा, देखो स्फेरिकल एग्रीगेशन ऐसा बनेगा, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये हमारे पास क्या है, जो लास्ट में जो हमारा पोलर पार्ट था, आयनिक पार्ट था, वो है। अब ये खुद को, इसी को माइसेल बोलते हैं। ये खुद को जैसे ही, ये हमारे पास क्या है, माइसेल है, ये जैसे ही बल्क में आएंगे खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे। ये अरेंज करने का क्या रीज़न क्या है, वो ये होता है, देखो ये वाला पार्ट तो क्या था, एक चीज़ और बताना भूल गया था, इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं।
और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास पार्ट है उसको टेल बोलते हैं, और जो आयनिक पार्ट है उसको हेड बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, देखो इसने क्या किया यहाँ पे, हेड पॉइंटिंग आउटवर्ड। भाई यहाँ पे क्या था सराउंडिंग में, अब क्या है, मान लो हम बीकर में अगर इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरा वाटर है ना। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारे हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये तो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये तो हेड पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये क्या है हमारा हाइड्रोफिलिक। और अंदर वाला पार्ट है वाटर से बचने के लिए क्या करता है, टेल पॉइंटिंग इनवर्ड्स। टेल पॉइंटिंग इनवर्ड्स, वो क्या करेगा, टेल हमारी क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो इसीलिए कि वाटर रिपेलिंग है तो क्या करते हैं, खुद को ऐसे एग्रीगेशन बना लेंगे, ताकि ये जो हमारा वाटर रिपेलिंग पार्ट है ये हमारा ऐसे सेंटर में आ जाए और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ना आ पाए। ये रीज़न होता है इसका ऐसे स्फेरिकल एग्रीगेट बनाने का। लेकिन इसको कि बोलते क्या है, माइसेल बोलेंगे, और ये बनेगा कब, जब एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर ले। कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो माइसेल नहीं बनेंगे। माइसेल बनने की कॉन्सेंट्रेशन को ही बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये आई बात समझ में। दूसरा एक कंडीशन होती है हमारी क्राफ्ट्स टेम्परेचर। क्राफ्ट्स टेम्परेचर, अब ये क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइसेल takes place only above a particular temperature। इसके लिए जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन का देखा था, सीएमसी से चाहिए थी क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन, इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए होता है, उस टेम्परेचर पे ही सीएमसी का होता है। उससे नीचे अगर कम टेम्परेचर होगा, मतलब एटलीस्ट वो मिनिमम टेम्परेचर उसे चाहिए होता है, उससे ऊपर हो सकता है लेकिन मतलब उससे ऊपर ही हमारी माइसिल फॉर्मेशन होगी। तो माइसिल फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास, एक तो क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा क्या होना चाहिए, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ माइसिल विल टेक प्लेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइसिल फॉर्मेशन। एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, नोट डाल के लिख लेते हैं कि माइसिल फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई माइसिल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि है क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये ऐसे तो खुद को अलाइन करेंगे नहीं, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमने अभी बोला था लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला पार्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरा डिजोल्व हो जाएगा। तो इस वजह से माइसिल फॉर्मेशन किस में नहीं होती, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में माइसिल फॉर्मेशन नहीं होगी। देखो अभी तो हमने क्या देखा है, माइसिल फॉर्मेशन देख लिया, लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं करी कि क्लीनिंग करते कैसे, तो उसके लिए हमारा माइसिल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। अब देखो क्या करना है, क्लोथ पे क्या होता है, ऑयल या ग्रीस लग जाता है, मतलब डर्ट जो भी हमारा होता है वो है, वो होता है हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई वाटर से कितना ही वॉश कर लो क्लोथ को, ऐसे क्लीन नहीं होता ना जब तक कोई डिटर्जेंट या सोप वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो भी हमारी डर्ट ऑयल ग्रीस जो भी होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ करनी है कि किसी भी तरह उस ऑयल ग्रीस को हम क्या करवा दें, वाटर में सॉल्युबल करवा दें। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सोप ऐड करी, देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, क्लोथ का सरफेस है, उसके ऊपर ये हमारे पास क्या है, डर्ट है। ठीक है, ये डर्ट या ऑयल जो भी है। अब क्या होगा, सोप के मॉलिक्यूल माइसिल फॉर्मेशन से कैसे हमारा रिमूव होता है, देखो ये खुद को ऐसे अलाइन कर लेगा, जो भी हमारा डर्ट है ना उसके अलोंग माइसिल फॉर्मेशन हो जाता है। ये हुआ। अब बाहर क्या था, वाटर था, तो हाइड्रोफिलिक तो वाटर की साइड चला गया। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो हमने क्या बोला था, ऑयल वगैरह में सॉल्युबल होता है, तो वो इसके साथ स्टिक कर जाता है। ये बन गया। इसको बनने के बाद क्या, ये तो हो गया स्टिक, ऐसे माइसिल बन गया इसके सराउंडिंग में।
अब क्या हुआ कि नाउ व्हेन दिस इज एजिटेटेड इन सॉल्यूशन, मतलब जो भी हमारा पानी था उसमें हमने क्या करा, अब ये करने के बाद अब क्लोथ को जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, हम उसको जोर से ऐसे एजिटेट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दीज ऑयल पार्टिकल्स डिस्पर्स इन वाटर। देखो हुआ क्या कि पहले ये ऐसे स्टिक कर गए इसके साथ, ये तो वाटर की साइड फेसिंग है, ये वाले इसके साथ स्टिक कर गए, तो इनका इंटरेक्शन क्या हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है। फिर जैसे ही तुम इसको हिलाओगे क्लोथ को, तो ये अपने साथ माइसेल अपने साथ इस डर्ट को ले जाते हैं क्लॉथ के सरफेस पे से। तो क्या हो जाएगा, जो भी ऑयल या ग्रीस जो भी पार्टिकल्स है वो किस में हो जाएंगे, वाटर में डिस्पोज हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर तो हमारा क्या हो जाएगा, डर्टी, और क्लोथ क्या हो जाएगा, क्लीन। ये है हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का बेसिक सिर्फ एक काम था, होल पर्पस ऑफ सोप is to make oil and dirt particles soluble in water। भाई पहले जो चीज़ वाटर इनसॉल्युबल थी ना, सिर्फ उसे क्या करवाना था, किसी भी तरह उसको वाटर सॉल्युबल बनाना है। वाटर सॉल्युबल जब हो गया तो सिंपल सी चीज़ है, फिर तो क्या है कि वो वाटर में रह जाएगा और क्लोथ हमारा क्लीन हो जाएगा। तो ये पूरा हमारे पास क्या था, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब सोप को यूज़ करने में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी आगे जाके हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए हमारे पास तुम्हें समझना पड़ेगा हार्डनेस ऑफ वाटर, कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे रिमूव होता है, वो सब। तो देखो हार्डनेस दो टाइप की होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। तो पहले बात करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस की। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हमारे पास कैल्शियम, और देखो परमानेंट हार्डनेस में भी ऐसे ही होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, लेकिन वो सॉल्ट होंगे अलग। यहाँ पे किसके हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। इसके जो सॉल्ट होते हैं, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से वाटर में क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि ये क्या है, टेम्परेरी का मतलब यही होता है कि भाई कुछ हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास सिंपल एक क्या होता है, इसको लेंगे, मतलब वाटर में ये हमारा प्रेजेंट है। अगर वाटर को तुम हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये CO2 प्लस H2O प्लस CaCO3। CaCO3 क्या है, PPT है। ये क्या कर जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नीचे सेटल हो गया तो बस फिर क्या हो गया, वाटर की हमारी हार्डनेस रिमूव होगी। तो इसलिए इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, कि इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। वो किस वजह से होती है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि किस वजह से होती है, उसके बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है। तो ये तो हमें मिल गया रिमूव करने का। दूसरा एक और तरीका होता है, ये तो हमारे पास क्या था, हीटिंग करके। ठीक है, हमने किससे करा ये, बाय हीटिंग। हीटिंग से रिमूव हुई। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। क्या होगा, अगर ये हमने ऐड कर दिया किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट था हमारे पास वाटर में, तो ये क्या बन जाता है, ये भी इसका प्रेसिपिटेशन करवा देता है। तो या तो हम हीटिंग से कर सकते हैं या फिर इससे कर सकते हैं, और इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉन एज क्लार्क्स मेथड। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने की दो मेथड है। टेम्परेरी इसका नाम क्यों है, क्योंकि हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो हार्डनेस आती है, दैट इज परमानेंट हार्डनेस।
अब परमानेंट हार्डनेस का क्या है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है रिमूव करनी इजीली। ऐसे ही नहीं है कि हम हीटिंग वगैरह सिंपल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। तो देखो ये किस वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से। जैसे हमारे पास क्या हो जाए, कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, इनकी वजह से क्या होती है, क्लोराइड। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस हमारी किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है। तो इसका क्या है कि नॉट इजी टू रिमूव। अब इजी नहीं होती रिमूव करनी। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इस परमानेंट हार्डनेस की वजह से इट फॉर्म स्केल्स ऑन मेटल्स, या फिर जो हमारे पास हीटर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, मतलब वाटर हीटर होते हैं या हीटर्स लिख लो, या फिर हमारे पास जो बॉयलर्स होते हैं उन पे क्या हो जाता है, ऐसे जो वाइट वाइट जो हो जाता है ना वो, और उससे क्या होता है उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाती या वो डैमेज हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है परमानेंट हार्डनेस की। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, स्केल्स बन जाते हैं मेटल या हीटर, जो वाटर हीटर या बॉयलर जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का ईजी मेथड नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास केमिकल मेथड्स होते हैं। तुम फिजिकली ऐसे नहीं है कि सिर्फ बॉइलिंग से तुम इसको रिमूव कर सकते हो। तो अब हमने हार्डनेस समझ ली है, तो अब हमें ये देखना है अब की सोप की क्या क्या लिमिटेशन होती है, क्योंकि लिमिटेशन में हार्डनेस का ही रोल आएगा। तो हमें क्या देखना है, लिमिटेशंस ऑफ सोप। देखो लिमिटेशन में क्या होती है कि अगर हमारे पास क्या है, तुमने सॉफ्ट वाटर ले रखा है, सॉफ्ट वाटर में अगर सोप यूज़ करोगे तो ईजिली उसमें क्या हो जाएगा, लैथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर जो अपना फोम बोलते हैं फोम का ईजिली फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में कोई फोम नहीं बनेगी अगर सोप यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर में कि हम हार्ड वाटर में सोप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें है क्या प्रॉब्लम, देखो एक तो क्या हो जाता है इसमें रिएक्शन क्या होगी कि अगर हम सोप ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये सोप है, ठीक है। अब हमें पता है कि वाटर में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही होगा, सोप अगर हमने उस वाटर में डाली तो हमारे पास यहाँ इसकी फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम सॉल्ट की, और ये NaCl बन जाएगा। अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट बना है ये हमारा इनसॉल्युबल पीपीटी होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम, SCUM। इसको हम स्कम बोलते हैं। ये क्या करेगा कि इट स्टिक्स टू क्लोथ्स एंड दिस मेक्स क्लेंजिंग डिफिकल्ट। ये हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल पीपीटी होता है। तो सोप तुमने यूज तो किस लिए करी थी, वाटर को क्लीन करने के लिए, सॉरी क्लोथ को क्लीन करने के लिए। उल्टा हो क्या गया कि एक इनसॉल्युबल पीपीटी बन गया। उस पीपीटी की फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ऐसा स्टिकी सा एक पीपीटी होता है, तो वो क्लोथ पे स्टिक कर जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, क्लीनिंग हमारी क्लोथ की हो नहीं पाती है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या हो गया, सोप किस लिए यूज होगी, is used to remove hardness। तो उसमें क्या होगी, इट इज यूज्ड अप इन दिस। सोप हमारी किस में यूज होगी, तो इसमें रिएक्शन में ही सारी यूज होगी, क्लीनिंग तो कर ही नहीं पाई वो, तो इट इज यूज्ड अप इन दिस। उससे क्या हो जाता है कि इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ सोप। भाई सोप हम यूज़ कर रहे थे क्लीनिंग के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही काम होने लग गया। यहाँ हमारा क्या हो गया, वाटर के साथ जो आयंस उसके साथ रिएक्शन करके कुछ और ही एक अलग रिएक्शन चलने लगी, इनसॉल्युबल पीवीटी बनने लग गया। तो इसमें क्या हो गया कि सोप हमारी कहीं और यूज़ हो रही है, तो उससे क्या हो गया, हमारी सोप की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है।
तो अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो दूसरा हमने जो आज शुरू करा था सोप्स एंड डिटर्जेंट, अब आता है हमारा डिटर्जेंट्स। तो देखो डिटर्जेंट्स में हमारा क्या है, डिटर्जेंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिटर्जेंट क्या है हमारे, सोपलेस सोप्स अगर बोला जाए तो। मतलब इसमें है क्या कि इसका क्लींजिंग एक्शन बिल्कुल सेम है, सेम क्लींजिंग एक्शन, लेकिन इसमें क्या है, आयंस जो हो जाते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। या मतलब हम बोल सकते हैं डिफरेंट, मतलब इसकी जगह हम आयंस भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे आयंस है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो डिटर्जेंट किससे बना, सोप तो हमारा क्या था, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड था। अब क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देख के समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या हो, या तो बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हमारे पास क्या हो, सोडियम सॉल्ट हो, मतलब SO3Na हो, या फिर हमारे पास क्या हो, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फोनेट। या फिर हमारे पास हो सल्फेट हो। ठीक है, इसका देखो एक बार स्ट्रक्चर अगर हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं डिटर्जेंट का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3CH2 11, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H लगा होता है, तो अब सॉल्ट बनाना है तो SO3Na, और इसका नाम हमारे पास क्या है, सोडियम एन। अब देखो इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो सिंपली क्या है भाई, 12 कार्बन की चेन है ना, तो और स्ट्रेट चेन है तो N डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये होता है डिटर्जेंट में, यही डिफरेंस है कि या तो क्या होगा, बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हमारे पास सॉल्ट होगा, या फिर लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। तो अब बात ये आती है कि डिटर्जेंट सोप से बेटर कैसे है। डिटर्जेंट्स के साथ एक चीज़ क्या होती है कि डिटर्जेंट्स कैन, या फिर जो हमारा फॉर्म की फॉर्मेशन होती है, कैन इवन इन हार्ड वाटर। भाई उसमें क्या हो रहा था, सोप के केस में हार्ड वाटर में कोई भी हमारा फॉर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा था ना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, एज दे डोंट फॉर्म insoluble calcium and magnesium salts, and even dissolve faster than सोप्स। भाई सोप के साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसमें कैल्शियम सॉल्ट बन रहा था, वो इनसॉल्युबल PPT जो कम फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन डिटर्जेंट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है, डिटर्जेंट के केस में कोई कम फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ना इसमें ऐसा कुछ होता है कि जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सोप के साथ हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब एक पॉइंट ये देख लो कि डिटर्जेंट्स प्रिपेयर कैसे होते हैं हमारे। डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन
हाइड्रोकार्बन्स obtained from पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम से जो हमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे उनसे हमारा क्या होता है, डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है। तो डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या है, सिर्फ वहाँ पे आयंस का हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि भाई डिटर्जेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मतलब सोप से बेटर कैसे है हमारे डिटर्जेंट। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। देखो, सबसे पहली चीज़ तो कैन बी यूज्ड इवन विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोप के साथ प्रॉब्लम थी, हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते थे। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या आया कि इट हैज़ स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन। इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि मोर सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर दैन सोप। सोप से ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसमें लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सम ऑफ देम, जो कुछ हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उससे हमारा क्या हो जाता है, दे कॉज पोल्यूशन। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो वो पोल्यूशन क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं। अगर एक सिंपल ऐसे जनरल वो देखें, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट इसका भी रूल नहीं है, लेकिन जो जनरली हम देखते हैं क्या होता है कि जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन है, वो हमारे यूजुअली क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो जिसमें लीनियर चेन होगी, लीनियर हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास है तो उस केस में हमारा क्या होता है, दे आर इजीली डिग्रेडेबल। वो हमारे इजीली डिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। एक लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो बस ये है कि जो हम घर पे जो वॉशिंग पाउडर यूज़ होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ 15 to 30% डिटर्जेंट होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो 100% डिटर्जेंट है, उसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो उसमें सिर्फ इतना डिटर्जेंट होता है। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा हो गया कंप्लीट।